दोस्तों सेवा जोहार। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जाना कि ऐसी भारत सरकार क्या है, लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी कौन है। अब आज मैं उसके आगे कड़ी के रूप में गणतंत्र के विषय में कुछ अनकही अनसुनी महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कहीं सुना होगा। आप सबको पता है भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यदि लोगों से पूछा जाए गणतंत्र क्या है तो प्रायः सब लोग यही जवाब देंगे कि जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन गणतंत्र है। लेकिन आज मैं जो वास्तविक बात बताने जा रहा हूँ शायद ही आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, न ही किसी ने बताया होगा। क्या आप जानते हैं आधुनिक विश्व को गणतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने गणतंत्र का सिद्धांत कहाँ से लिया? इस गणतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? इस गणतंत्र के जनक कौन लोग हैं और इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुई? इन वास्तविक बातों को कड़ी दर कड़ी बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हर एपिसोड की सूचना सीधे आपके मोबाइल में मिलती रहे। मैं आप लोगों का साथी डॉक्टर नारायण कासव टेकाम और आप देख रहे हैं पुणे में सोच संगत विषय अंतर्गत प्रसारित व्याख्यान धारावाहिक आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया का एपिसोड नंबर 16। दोस्तों, यह जो गणतंत्र है, जिसे लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है, वह कहाँ से आया? यह जो लोकतंत्र जनतंत्र है वह कहाँ से आया? इस बात को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसकी जरूरत दुनिया को क्यों पड़ी। आज दुनिया के प्रायः अधिकांश देशों में गणतंत्र सिस्टम है। इस गणतंत्र की जरूरत आधुनिक दुनिया को क्यों पड़ी? साथियों, यह उस समय की बात है जब दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कब हुआ? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। कितने सालों तक चला यह युद्ध? यह प्रथम विश्व युद्ध लगभग 4 साल 4 महीने तक चला, जिसमें विश्व के शक्तिशाली देशों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उस्मानिया, बल्गारिया आदि देशों के बीच जमीन, समुद्र और आकाश में भयंकर युद्ध हुआ। आधी दुनिया इस युद्ध के चपेट में आ गई। करोड़ों लोगों ने जान गंवाई, करोड़ों लोग अपाहिज हो गए, करोड़ों लोग भूखमरी और बीमारी के शिकार हो गए। क्या आप जानते हो इस महाविनाशकारी युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इस युद्ध का मुख्य कारण था औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पन्न प्रतिस्पर्धा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी देशों में 18वीं शताब्दी के अंतिम 20 वर्षों और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ। औद्योगिक क्रांति क्या मतलब है? औद्योगिक क्रांति का मतलब था मशीनों से सामानों का तेजी से उत्पादन करना। मशीनों की खोज से पहले कपड़ों का उत्पादन घरेलू उपकरणों से होता था, किंतु इस औद्योगिक क्रांति के काल में कपड़ा बनाने वाली मशीनों की खोज हुई। कपड़ों का उत्पादन मशीनों से उद्योग की शक्ल में होने लगा। बड़े बड़े फैक्ट्रियां स्थापित होने लगे। फिर लोहे के उद्योग, आधुनिक औजारों, हथियारों के उद्योग बनने लगे। पश्चिमी देशों के लोग अपने इस उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत से देशों में अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे। जैसे इंग्लैंड ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना उपनिवेश स्थापित किया और धीरे धीरे इस देश को गुलाम बना लिया। उसी प्रकार बहुत से देश अपने उद्योग और व्यापार के नाम से दूसरे देशों को गुलाम बनाने लगे। दूसरे देशों में अपना उद्योग, उपनिवेश स्थापित करने लगे और उन देशों को गुलाम बनाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। यह प्रतिस्पर्धा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि खूनी युद्ध में तब्दील हो गया। यह युद्ध बढ़ते बढ़ते आधी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध से विश्व भर के बुद्धिजीवियों को एहसास हुआ कि यदि ऐसा युद्ध चलता रहा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी चिंता में युद्ध विराम के पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह शांति सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्र संघ का गठन हुआ। वहाँ विश्व शांति के लिए अनेक उपायों पर चर्चा हुई, जिसमें पहली बार गणतंत्र की स्थापना की भी बात सामने आई। किंतु यह शांति सम्मेलन व राष्ट्र संघ निष्फल रहा। उस पर किसी ने अमल ही नहीं किया, बल्कि इसके उल्टे सभी देश
अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी आधुनिक हथियारों का निर्माण करने लगे, अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के आग ठंडा भी नहीं हुआ था कि 20 साल बाद पुनः उससे भी ज़्यादा खतरनाक, उससे भी ज़्यादा भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक 6 सालों तक खूनी युद्ध के रूप में जारी रहा। इस युद्ध में पहली बार परमाणु बम का उपयोग हुआ। 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया। बम का विस्फोट इतना खतरनाक था कि करोड़ों लोगों को पता भी नहीं चला कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि वे कुछ सोच पाते उससे पहले ही एक झटके में अपनी जान गंवा चुके थे। यह परमाणु बम कितना ज़्यादा खतरनाक है, यह दुनिया ने पहली बार जाना। यदि ऐसा ही एक देश दूसरे देशों पर परमाणु बम गिराता रहा तो इस धरती को ख़त्म होने में क्षण भर भी नहीं लगेगी, मानव सभ्यता मिट जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नहीं, इसे रोकना होगा, दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करना होगा। इसी उद्देश्य के साथ विश्व भर के शासकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सभा आयोजित कर एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ, जिसका उद्देश्य था विश्व में शांति, सुरक्षा व गणतंत्र की स्थापना करना। वहाँ यह निष्कर्ष निकला कि विश्व में शांति स्थापित करना है तो 2 प्रमुख चीज करना होगा। पहला, सभी देशों को आज़ाद, और दूसरा, सभी देशों में गणतंत्र की स्थापना। अर्थात कोई भी विदेशी दूसरों के देश में शासन नहीं कर सकता, अर्थात किसी भी देश में शासन करने का अधिकार उस देश के मूल वंशज लोगों के पास होगा। इसके तहत जितने भी लोगों ने दूसरों के देशों को गुलाम बना के रखा था उन्हें आज़ाद करना होगा और वहाँ स्थानीय मूल वंशज लोगों को गणतंत्र स्थापित करना होगा। इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों ने आज़ाद किया। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ आज़ाद ही नहीं किया बल्कि एक व्यवस्थित लिखित संविधान युक्त गणतंत्र बनवाने के बाद सत्ता का हस्तांतरण किया। एक बार फिर से सुन लें, 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, पहला आज़ाद करना और दूसरा आज़ादी के साथ साथ देशज मूल वंशज लोगों के लिए गणतंत्र की स्थापना करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय बहुत से अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और बहुत से लोगों को गणतंत्र क्या है यही बात समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस समय किसी भी देश में गणतंत्र नहीं था। कहीं साम्राज्यवाद था तो कहीं राजशाही था तो कहीं तानाशाही था। कुछ लोगों ने पूछा कि भाई ये गणतंत्र क्या है, तब कुछ विद्वानों ने बताया गणतंत्र मतलब देशज मूल वंशजों में पाया जाने वाला सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था, जिसे गण व्यवस्था या कबीलाई व्यवस्था भी कहते हैं, उस व्यवस्था को आधुनिकता के साथ लागू करना ही गणतंत्र है। मतलब यदि दुनिया को युद्धों से बचाना है, मानवता को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, तो हमें देशज मूल वंशजों, आदि वंशजों की गण व्यवस्था को अपनाना होगा और उसे पूरी दुनिया में लागू करना होगा। मूल वंशजों की गण व्यवस्था के अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। सभी साम्राज्यवाद, राजशाही, तानाशाही को खत्म कर इस गण व्यवस्था को पूरी दुनिया में लागू करना होगा। इस प्रकार देशज मूल वंशज लोगों की गण व्यवस्था से ही आधुनिक गणतंत्र का विकास हुआ। गणतंत्र में जो गण शब्द है ना, वह गण शब्द से विकसित हुआ है, जिसका मतलब जन, लोक, कबीला या ट्राइब होता है। तंत्र मतलब व्यवस्था। यह गणतंत्र शब्द जो है गणतंत्र या गण व्यवस्था शब्द से विकसित हुआ है। इसलिए देशज, मूल वंशज, आदि वंशज, कोयतुर, गोंड लोग ही इस गणतंत्र के जनक हैं। उनकी व्यवस्था का नाम ही गणतंत्र है। परंतु आज कुछ कट्टर धार्मिक सांप्रदायिक लोगों का समूह इस गणतंत्र के विरुद्ध साजिश कर अपना धर्म तंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। हमें गणतंत्र की रक्षा के लिए इन धर्म तंत्र वालों से सतर्क रहना होगा। ये लोग आज भारत गणराष्ट्र के बदले कुछ लोग हिंदू राष्ट्र, कुछ लोग इस्लाम राष्ट्र, कुछ लोग ईसाई राष्ट्र, तो कुछ लोग बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सभी देशवासियों को यह स्पष्ट रूप से समझ जाना होगा, भारत न हिंदू, न मुस्लिम, न जैन, न बौद्ध, न ईसाई राष्ट्र है।
भारत तो सिर्फ गण व्यवस्था वाला गणराष्ट्र है। हाँ, यह गण व्यवस्था वाला गणराष्ट्र है, इसे गणराष्ट्र ही रहने दिया जाए। अगले वीडियो में इस गणतंत्र का मतलब ट्राइब सिस्टम या कबीलाई व्यवस्था ही होता है, इस बात को और भी अच्छे तरीके से सप्रमाण सिद्ध करूंगा। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। इस एपिसोड में यह बात प्रमाणित होता है कि गणतंत्र के जनक मूल वंशज, आदि वंशज, कोयतुर गोंड लोग हैं। शेष बातें अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए सेवा 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 जोहार।